हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो बैंकर्स। जैसे कि हमने हमारे लास्ट सेशंस में पढ़ा हिस्ट्री ऑफ बैंक्स के बारे में, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसमें से हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ बैंक के 3 फेजेस के बारे में। अगर आपने वो वाला सेशन नहीं देखा है तो उन दोनों ही सेशंस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप वो पहले पढ़ लेंगे तो ये वाला सेशन आपके लिए समझना और भी ईजी हो जाएगा। चलिए प्रोसीड करते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में, कैसे बैंकिंग को डिवाइड किया गया उनके टाइप्स में, और कैसे हर बैंकिंग के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। चलिए पढ़ते हैं पहले टर्म के बारे में। पर टाइप्स ऑफ बैंकिंग के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ बैंकिंग टर्म्स को भी क्लियर करना चाहिए, जिनको लेकर के हमारे मन में हमेशा डाउट्स रहते हैं। जिनमें से पहला बैंकिंग टर्म है टर्म डिपॉजिट और दूसरा है डिमांड डिपॉजिट। अब आप लोगों के दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। टर्म डिपॉजिट वो होता है जो कि जैसे कि हम इसके पहले वर्ड से ही गेस कर सकते हैं, टर्म का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड। टर्म डिपॉजिट वो होता है जिसमें हम अपना मनी डिपॉजिट करते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अगर उससे पहले हम उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने से पहले हम पैसा निकालते हैं तो हमें पेनाल्टी देनी पड़ती है। ऐसे डिपॉजिट्स को हम कहते हैं टर्म डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से पहला है हमारा एफडी और दूसरा है हमारा आरडी। अब एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी का फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट। नाउ डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जैसे कि फर्स्ट वर्ड से पता लगता है, डिमांड मतलब क्या होता है कि हमारी डिमांड्स क्या है, हमारी चॉइस क्या है। हम अपनी चॉइस से इसमें पैसे डाल सकते हैं और अपनी ही चॉइस से इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। ऐसे डिपॉजिट को और ऐसे अकाउंट्स को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसमें 2 टाइप के अकाउंट्स आते हैं, जिनमें से पहला है सेविंग्स अकाउंट और दूसरा है हमारा करंट अकाउंट। जो कि हम नॉर्मली जब अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वो हमारे कौन से अकाउंट्स होते हैं? सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स। आई होप आपको ये दोनों ही टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ बैंकिंग की तरफ। टाइप्स ऑफ बैंकिंग में सबसे पहला जो आता है वो है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग। डिफरेंशिएटेड मीन्स क्या होता है? जो कि सबसे अलग होना, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होना बाकी सबसे। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग में भी कुछ ऐसा ही है। ये बैंकिंग सभी बैंकिंग से कुछ ना कुछ अलग ही है। इसमें कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि बाकी की बैंकिंग्स में नहीं होते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए डिफरेंशिएटेड बैंकिंग होने का पर्पस क्या पड़ा। जैसे कि हमें पता है कि हमने बहुत सारे बैंक्स इंट्रोड्यूस करे, स्टार्टिंग में बहुत सारे बैंक्स बने, पर वो जो बैंक्स थे उनका जो प्रॉफिट था और उनके बारे में जो फंक्शंस थे बैंक्स के, वो हमारे रूरल एरिया से ज़्यादा अर्बन एरिया वाले ज़्यादा समझते थे, और वो ज़्यादा उसका फंक्शन समझते थे और उसका बेनिफिट्स लेते थे। यहाँ तक कि हमारा जो रूरल एरिया था वो अभी तक बैंक्स के बारे में इतना जान भी नहीं पाया था और ना ही वो उतने बेनिफिट्स ले पाता था। इसीलिए कि हमारा जितना भी रूरल एरिया है वो पूरी तरह से समझे, क्योंकि जब रूरल एरिया बस इतना ही जानता था कि हाँ ये बैंक है, यहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क होता है, तो ये कुछ ना कुछ बड़ा झंझट वाला काम होगा। उनके दिमाग से ये बात निकालने के लिए डिफरेंशिएटेड बैंकिंग इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें 2 बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि थे स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरे थे हमारे पेमेंट बैंक्स। इन दोनों ही बैंकिंग्स को अपने अपने फंक्शंस दे दिए गए, अपने अपने सेक्टर्स पकड़ा दिए गए। जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो थे हमारे, उनको दे दिया गया एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मतलब जितना भी इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर था उसे मैनेज कर रहा था हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। और वहीं हमारा पेमेंट बैंक जो था वो मैनेज कर रहा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जो कि लेबर्स वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर फार्मर्स वगैरह होते हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं होता, उनको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर।
सो ऐसे सेक्टर को मैनेज कर रहा था हमारा पेमेंट बैंक्स। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स हमारे इंट्रोड्यूस हुए 2014 में। सो अब ये बैंक्स तो बन गए, अब इनको हेड करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। ये तो है नहीं कि हम बैंक्स बना दिए और बस बैंक्स चलने लगे हमारे। सो इसीलिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को हेड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी को नाम दिया गया उषा थोराट कमेटी, क्योंकि उषा थोराट कमेटी को हेड कर रही थी उषा थोराट जी। सो इसी तरह पेमेंट बैंक की भी एक कमेटी बनाई गई जिसको नाम दिया गया नचिकेत मोर कमेटी। सो नचिकेत मोर कमेटी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसे नचिकेत मोर जी हेड कर रहे थे। सो इसी तरह इन बैंकिंग्स के अपने अलग अलग फंक्शंस थे, अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी थी। सो उसी तरह स्मॉल फाइनेंस बैंक जब स्टार्टअप हुए तो उनका मिनिमम कैपिटल रखा गया 100 करोड़ का, कि जो बैंक्स 100 करोड़ होंगे वही बैंक्स हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की लिस्ट में आएंगे। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कितने लोगों के सेटअप हुए, कितने बैंक सेटअप हुए उस टाइम? 72 लोगों ने उस टाइम पे अपनी नोटिस दी थी कि हमें बैंक सेटअप करना है। उनमें से 10 लोगों की नोटिस अप्रूव की गई और 10 बैंक सेटअप किए गए। वहीं पेमेंट बैंक्स में 11 बैंक सेटअप किए गए। सो इसी तरह अलग अलग लिमिटेड रखी गई और उसी हिसाब से बैंक सेटअप किए गए। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स के फंक्शंस भी अलग अलग हैं। अब चलिए पढ़ते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के फंक्शन क्या हैं और पेमेंट बैंक के फंक्शंस क्या हैं। सो पेमेंट बैंक जो था हमारा, वो मैक्सिमम डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करता था वो एक्सेप्ट करता था 1 लाख की, और इसमें जो था सेविंग्स हम कर सकते थे, डिमांड डिपॉजिट होता था पर, यानी कि इसमें हमारे सेविंग अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, करेंट अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, पर इसमें एफडी आरडी वाला कोई सिस्टम नहीं था। यानी कि ग्रांट तक नहीं करते थे लोन इसमें, यानी कि इसमें नो लोन ग्रांटिंग सिस्टम चलता था। ये नहीं कि हमने बैंक ले लिया, हम बैंक ने पैसा ले लिया है वो तक चलता था, पर उसके बाद आप ये नहीं था कि आप कोई लोन ग्रांट कर सकते हैं। अब पेमेंट बैंक जैसे आजकल के टाइम में हम देखते हैं जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, सो इसी तरह से पेमेंट बैंक्स बने। सो उस टाइम में जो सबसे पहला पेमेंट बैंक बना था वो कहाँ का था? राजस्थान का एयरटेल पेमेंट बैंक। सो इसी तरह से इसमें था, और इसमें एटीएम ग्रांट करते थे पर क्रेडिट कार्ड नहीं ग्रांट करते थे। यानी कि एटीएम कार्ड इशू कर दिया जाता था कि जिनका भी पेमेंट बैंक में अकाउंट है उनको एटीएम कार्ड इशू कर दिया जाएगा, पर उनको क्रेडिट कार्ड नहीं इशू किया जाता था। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक में अब इसमें क्या था? टर्म डिपॉजिट था और डिमांड डिपॉजिट दोनों था। वहीं हमारा पेमेंट बैंक में टर्म डिपॉजिट नहीं था, यानी कि हम एफडी और आरडी, जैसे कि मैंने आपको बताया टर्म डिपॉजिट क्या होता है, जो हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रखते हैं और उससे पहले हम उसे नहीं निकाल सकते हैं। वो फैसिलिटी हमारी स्मॉल फाइनेंस बैंक में थी, पर ये फैसिलिटी हमारी पेमेंट बैंक में नहीं थी। वहीं हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक में टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों की ही फैसिलिटी प्रोवाइडेड थी। सो इसीलिए इन दोनों ही बैंक्स के अलग अलग फंक्शंस थे। जैसे कि हमारा पेमेंट बैंक जो था वो लोन नहीं दे सकता था, वहीं हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन प्रोवाइड कर सकता था। यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हमारा था वो इंडस्ट्रीज जिनको भी सेटअप करनी होती थी उनको लोन प्रोवाइड कर देता था। यहाँ तक कि ये एटीएम कार्ड भी इशू करता था और क्रेडिट कार्ड भी इशू करता था। जैसे कि हमारे पेमेंट बैंक में एटीएम कार्ड तो इशू होता था पर क्रेडिट कार्ड नहीं इशू होता था, पर हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक में दोनों ही कार्ड्स इशू होते थे। सो इसी से ही निकल के आया जो हमारा पेमेंट बैंक था वो लोन नहीं ग्रांट करता था, यानी कि वो रिस्क फ्री रहता था। जैसे कि रिस्क फ्री मतलब जब हम कोई लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कोई हमें रिस्क भी नहीं रहेगा उस बैंक को कि ये लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा या कुछ भी होगा। ये बैंक्स अपने आप ही, इनका एक अलग एस्टिमेटम चलता था कि ये जब लोन्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो इन्हें भी किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। वहीं इसका मतलब ये हुआ कि ये बैंक हमेशा रिस्क फ्री रहते थे। अब रिस्क फ्री बैंकिंग को क्या कहते हैं? जो ये हमारा पेमेंट बैंक करता है, पेमेंट बैंक हमारा करता है नैरो बैंकिंग।
इसी से हमारे दूसरी टाइप की बैंकिंग निकल के आती है, नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग क्या होती है, इसमें हम किसी भी तरह का लोन नहीं देते हैं। जब हम लोन ही नहीं देंगे तो कोई हमारा किसी भी तरह का रिस्क नहीं होगा। दैट टाइप ऑफ बैंकिंग विच डजंट गिव लोन्स एंड रिड्यूसेस द रिस्क फॉर द बैंक इज़ नोन एज नैरो बैंकिंग। ऐसी बैंकिंग जो कि अपनी बैंकिंग में रिस्क को रिड्यूस करती है, उस बैंकिंग को कहते हैं हम नैरो बैंकिंग। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आप लोग को पसंद आ रही हैं या आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जिससे आने वाले टाइम में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं और उन चीज़ों पे स्पेशली फोकस कर सकूं जिन पे आपको डाउट्स हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे वीडियोज़ की आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँचें। थैंक यू सो मच।